व्हाट इज रेडिएटिविटी? हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी जैसे एलिमेंट है, कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं जो लगातार रेडिएशन के थ्रू एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज होते हैं। एक सिंपल टर्म में हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाना ड्यू टू सर्टेन रेडिएशन, इस इफेक्ट को हम लोग रेडिएटिविटी कहते हैं। जो रेडिएशन है, अगर हम लोग चेक करें इस रेडिएशन को, रेडिएशन के बाद एक जो न्यूक्लियस है वो दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि रेडिएशन में क्या क्या इमिट होता है, तो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा रेज। ओके, और इसमें जो डिके होता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में, तो तब तक ये डिके कंटिन्यू रहता है जब तक कोई स्टेबल एलिमेंट में वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारे पास एक एलिमेंट था उसका लगातार डिके के थ्रू कन्वर्जन दूसरे एलिमेंट में होता रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स जो जैसे हम लोगों ने देखा कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज ये होती है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में हम लोग को मालूम है, दीज आर द फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस, और बीटा पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जैसा होता है लेकिन उसका एंटी पार्टिकल होता है, मास इलेक्ट्रॉन की तरह से, लेकिन चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। लेकिन गामा रेज के बारे में कह सकते हैं कि इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, एनर्जेटिक फोटॉन्स हो सकते हैं। अगर कोई चार्ज नहीं है तो रेडिएशन फोटॉन के फॉर्म में होता है। ओके, तो ये अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके के बारे में हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक जो रूल है रेडिएटिविटी के उनको हम लोग पहले लर्न कर लें और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देख लें हम लोग। जैसे रेडिएटिविटी वाले पार्ट में एक रूल होता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक हम लोग रूल डेवलप करते हैं। इसमें देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ द पार्टिकल डिके हो रहा है, तो नंबर ऑफ द पार्टिकल जो किसी लेटर टाइम में जो होंगे वो कम होंगे ऑब्वियसली इनिशियल से। तो यहाँ रेट ऑफ डिके को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं और ऑब्जर्व किया गया कि रेट ऑफ डिके ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब क्या होगा कि पार्टिकल लगातार कम होते जाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ डिके विल डिक्रीज विद द टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट दैट टाइम। और यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को हम लोग कह सकते थे प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आएगा, ठीक है, डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन लिखा। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, माइनस लैम्डा। माइनस साइन यहाँ पे क्यों हम लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि एन इज डिक्रीजिंग एंड टाइम इज इंक्रीजिंग। अब एन लगातार डिक्रीज हो रहा है और टाइम इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंशिएशन में अगर कभी भी ऐसा रिलेशन होता है तो साइन शुड बी माइनस। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी के साथ जो साइन आया हुआ है वो माइनस साइन है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे डिके कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लैम्डा इज अ डिके कांस्टेंट और ये डिटरमिन करता है कि किस रेट से मटेरियल डिके कर रहा है या रेडिएटिविटी की रेट क्या है। राइट, यहाँ तक क्लियर है। ये सबसे पहले हमें ये डेफिनेशन अच्छे से हमेशा लर्न करनी होगी, स्कूल्स के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे डी एन बाई डी टी को हम लोग डिके रेट कहते हैं, और डिके रेट का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं इस वाले रूल में कि अगर हम लोग एवरेज रेट के फॉर्म में डिके रेट को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तब हम लोग डेल्टा एन बाई डेल्टा टी लिखेंगे, और डेल्टा एन बाई डेल्टा टी जो टर्म होगा वो डिके रेट जो होगा स्पेशली उसको हम लोग कहेंगे एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग डी एन बाई डी टी को डेल्टा एन बाई डेल्टा टी के फॉर्म में देखें तो दैट इज द एवरेज डिके रेट, और दिस एवरेज डिके रेट इज अ टर्म एज एक्टिविटी, और इसे हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या कई जगह कैपिटल आर भी लिखते हैं इसे हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द डिके पर सेकंड, से इट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ द डिके पर सेकंड। ठीक है, माइनस साइन हम लोग यहाँ हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एवरेज डिके रेट। राइट, तो एवरेज डिके रेट के फॉर्म में अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे तो वो टर्म डी एन बाई डी टी, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी हो जाएगा, और दैट विल बी द एक्टिविटी। राइट, द एक्टिविटी इज द एवरेज रेट ऑफ द डिके ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एन, एन इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब देखो इस रिलेशन को थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इस रिलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एन बाई एन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अगर दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगा दें बिकॉज लैम्डा इज कांस्टेंट, तो ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी 0 टू टी, और हियर विद द लिमिट n नॉट टू n। ठीक है, अब dn बाई n का इंटीग्रल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ln n होगा, और लिमिट्स के साथ अगर रख लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंटी लॉग लेके तो हमारे पास n का रिलेशन टाइम के साथ आ जाएगा। वो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास जो आता है वो इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे करेंगे। वहां पे जो इंटीग्रल हम लोग कर रहे थे, ठीक है, आप चेक करना कि ये जो रिलेशन हम लोगों ने इधर लिखा हुआ था, ठीक है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ln कैपिटल n आएगा और लिमिट हो जाएगी n नॉट टू n, और राइट हैंड साइड में माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई टी होगा। एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन ऐसा आएगा। तो दिस इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट एनी टाइम। ओके, दीज आर द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट एनी टाइम। अगर हमें इनिशियल नंबर मालूम है और डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग को मालूम है, और किसी भी टाइम में अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट ए टाइम। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसका देखो ग्राफ अगर प्लॉट करें तो एक्सपोनेंशियल पास कैसा आ जाएगा, जैसे चार्ज का हम लोगों ने डिस्चार्जिंग का ग्राफ देखा था, करंट का डिके वाला हम लोगों ने ग्राफ देखा था, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ आएगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है कि दिस विल बी द एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ। ये मीट नहीं करेगा टाइम एक्सिस से, ये दिस विल मीट अप टू द इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट पे मीट करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म और भी बड़े इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं कि एक टर्म डिफाइन किया जाता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जो टाइम जिस टाइम में जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं उसके 50% बचे, ठीक है, 50% रिमेन रहे, तो उस केस में हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आएगी दैट इज द हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इज द टाइम फॉर विच 50% ऑफ द डिसइंटीग्रेशन कवर। आपका 50% डिसइंटीग्रेशन जिस समय हो जाएगा उस समय टाइम को हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में हम लोग क्या कर देंगे, n नॉट बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, दैट इज 1/2
इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या करें, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लें, तो कितना आ जाएगा ln 1/2, और इस साइड में भी हमारे पास देखो ये लॉग लेंगे तो माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई टी, और ये ln e, ठीक है, मालूम है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस ln 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हाफ लाइफ के लिए रिलेशन आ जाएगा, हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा। और अगर हम लोग ln 2 की वैल्यू रखते हैं तो 0.693 होती है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज द हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना पड़ता है और इसे डायरेक्ट यूज करना होता है, ठीक है। तो आपके पास एक तो फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ डिके वाला फॉर्मूला, दूसरा हो गया नंबर ऑफ द पार्टिकल वाला फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला उसी से जनरेट हुआ है वो है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, राइट। इतने फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने dn by dt या डेल्टा n by डेल्टा t जो डिफाइन किया था, दैट इज द रेट ऑफ डिके ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम एक्टिविटी से हम लोग कहते थे, अगर वो एवरेज वैल्यू के फॉर्म में डिफाइन करें तो एवरेज वैल्यू जो होती थी वो dn by dt की, उसको हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। उसकी यूनिट जो होती है वो क्यूरी से डिफाइन करते हैं, कैपिटल आर या ए लिखते हैं इसे, कई जगह कैपिटल आर भी लिखा रहता है, कई जगह कैपिटल ए, इसकी यूनिट होती है क्यूरी, कैपिटल सी आई लिखा हो तो यूनिट ऑफ द एक्टिविटी होती है, ओके। लेकिन जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ द डिके पर सेकंड, ठीक है। जो एक्टिविटी की एसआई यूनिट है दैट इज द नंबर ऑफ द डिके पर सेकंड होती है एसआई यूनिट। तो यहां पे एक रिलेशन होता है नंबर ऑफ द डिके पर सेकंड और क्यूरी में। नंबर ऑफ द डिके पर सेकंड एसआई यूनिट को वेक्टर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, बी कैपिटल बी क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी नंबर ऑफ द डिके पर सेकंड, और नंबर ऑफ द डिके पर सेकंड या वेक्टर को अगर हम लोग क्यूरी में रिप्रेजेंट करें तो कितना हो जाएगा 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 10 वेक्टर, राइट। ये वाला रिलेशन कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ता है, ओके। ये स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल टॉपिक है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीजें जैसे मैंने बताई थी कि खासतौर से ये वाला जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है आपको एग्जाम के पहले जरूर रिवाइज करके जाना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन और फॉर्मुलेस में ज्यादा होते हैं, तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो ये चीजें भूल जाती हैं। तो बेस्ट है कि इनकी प्रैक्टिस हम लोगों को एक बार तो करनी पड़ती है एग्जामिनेशन कंडीशन में, लेकिन बाद में आपको इसमें कुछ की पॉइंट्स लिख लेने पड़ते हैं जो एग्जाम के पहले जरूरी है आपको रिवाइज करना, अदरवाइज ये चीज रिटेन नहीं रहती है क्योंकि ये सीधे सीधे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ओके। इसके बाद अब इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा, हाफ लाइफ पे बेस्ड है ये रेडियोएक्टिविटी में। ए रेडियोएक्टिविटी सैंपल हैज मास स्मॉल m एंड डिके कांस्टेंट लैम्डा एंड मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M। इफ द एवोगाड्रो नंबर इज Na, देन फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट। नंबर B, फाइंड द नंबर ऑफ द डिके न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t। C, फाइंड द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल आफ्टर टाइम स्मॉल t। ये आपको एनालाइज करना है, तो देखो जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बताए गए हैं उन पे बेस्ड है। तो पहले एक बार अपनी तरफ से ट्राई करके देखो। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट, मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्मॉल m, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है कैपिटल M। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने न्यूक्लियस होंगे, राइट, वी कैन से जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उतने न्यूक्लियस होंगे। मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करें, मोल्स देखें कितने, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M विल बी द नंबर ऑफ द मोल्स, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो कितना हमारे पास रिलेशन आ जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट। यहां तक क्लियर है, फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास ही हो गया, ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ द डिकेड न्यूक्लियर आफ्टर टाइम t। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने फॉर्मूला एक ड्राइव किया था कि नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट क्या होता था, n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस t गामा t, ठीक है ना, वो तो था प्रेजेंट, और अब वो कितने टाइम में प्रेजेंट होंगे, t टाइम में प्रेजेंट थे, और इनिशियल अगर हमने n नॉट कैलकुलेट कर लिया है तो हमारे पास कितने डिके हो चुके होंगे, इनिशियल प्रेजेंट माइनस प्रेजेंट एट टाइम t, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिके न्यूक्लियाई आ जाएंगे, राइट। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग यहां पे डिके न्यूक्लियाई कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी टाइम t, राइट, ये उस समय प्रेजेंट होते हैं t टाइम में, राइट। और अनडिके इनिशियल जो था हमारे पास वो n नॉट के बराबर था, अब n नॉट में n की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें, ये रिलेशन आ जाएगा, ओके। इसके बाद सी पार्ट हमें एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। एक्टिविटी वाले पार्ट को आप इस रिलेशन से चेक करो, ठीक है। यहां पे एक एजम्पशन लेके हम लोग काम करें, हम लोग यहां पे ये एज्यूम कर रहे हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ कि जो रेट ऑफ डिके जो है वो किसी गिवन इंस्टेंट में कांस्टेंट है, तो वो रेट ऑफ डिके जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्टिविटी के बराबर। अगर आप इस रिलेशन का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्टिविटी की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, राइट। तो इस वाले रिलेशन का डिफरेंशिएशन करिए तो कितना आ जाएगा, dn by dt, दैट शुड बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, देखो n नॉट इज कांस्टेंट और e की पावर माइनस लैम्डा t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय n नॉट, और मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा t। अब ये इसकी मैग्नीट्यूड लेनी होती है इसलिए माइनस साइन हटा दो, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हटाने के बाद लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। और इस रिलेशन को कई बार शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और यहां पे a नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, a नॉट हियर विल बी इक्वल टू कितना लिखें, मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय n नॉट, राइट। जहां तक क्लियर है। तो अब आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन से एक्टिविटी कैलकुलेट कर लो, वी कैन राइट डायरेक्ट फॉर्मूला a इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t लिख सकते हैं, ओके। हमारे पास ये जो रिलेशन आएगा दैट विल बी द एक्टिविटी। यहां तक क्लियर, ये समझ लिया कि हाउ टू एनालाइज द एक्टिविटी, और आपके पास नंबर ऑफ द डिके न्यूक्लियस, अनडिके न्यूक्लियस और फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
कैलकुलेट द टाइम टेकन टू डिके ईटा टाइम्स ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ इनिशियली प्रेजेंट रेडियोएक्टिव सैंपल इन टर्म ऑफ हाफ लाइफ कैपिटल टी एंड मीन लाइफ टी एवरेज। पहले हाफ लाइफ वाले पार्ट को करिए, फिर मीन लाइफ थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले आप फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है हाफ लाइफ, ठीक है, केवल पहले इतने पार्ट को आपको एनालाइज करना है। देखो आपने अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो तो कैलकुलेट द टाइम टेकन टू डिके ईटा टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ इनिशियली प्रेजेंट रेडियोएक्टिव सैंपल इन टर्म ऑफ हाफ लाइफ लिखा हुआ है। आपको ये मालूम है कि n का फॉर्मूला जनरलाइज्ड वे में n का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये n नॉट e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड लैम्डा t, दिस इज लैम्डा t, ठीक है। और आपने ये भी देखा था कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो हाफ लाइफ के फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट कैसे करते थे। हम लोगों ने हाफ लाइफ जो डिफाइन किया था एक्सप्रेशन, वो ये रिलेशन था, ओके। अब अगर हम लोग लैम्डा डिफाइन करें तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, ठीक है, दिस इज द ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ के बराबर हो जाएगा, ओके। तो अब इस रिलेशन में आप ये भी लिख सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय t, जो t लिखा हुआ है दैट इज द हाफ लाइफ। और अब n की वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन करें, n इज द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईटा टाइम क्वांटिटी जो है डिके ईटा टाइम द क्वांटिटी प्रेजेंट इनिशियली प्रेजेंट, इसलिए बची हुई क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। अगर मान लो कि n नॉट हमारे पास इनिशियल था तो n नॉट माइनस डिके कितना कर गया है, ईटा मल्टीप्लाइड बाय n नॉट, तो कितना हमारे पास रिमेन रहा हुआ है, ये n नॉट 1 माइनस ईटा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू आप क्या रख दोगे, ये रख दोगे t के टर्म में, तो ये हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो टाइम का रिलेशन आ जाएगा, राइट। यहां तक क्लियर, ओके। एवरेज वाले पार्ट के लिए मीन लाइफ के लिए भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मीन लाइफ को अलग से डिफाइन करते हैं। आप केवल फर्स्ट रिलेशन ये देख लो, इस रिलेशन को, इतने को भी हम लोग जानते हैं, 1/t एवरेज जो लिखा हुआ उसको भी अलग से डिफाइन करते हैं, अलग वो डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट एट एनी टाइम टी न्यूक्लियस के बारे में ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा मल्टीप्लाइड बाय नॉट, अभी डिफाइन किया था। इक्वेट करने और लैम्डा की वैल्यू रखते हैं ln2 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, इससे हमें टी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ओके, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखो मीन लाइफ के लिए ये जो कभी भी टर्म मीन लाइफ या एवरेज लाइफ आए तो दिस टर्म इज डिफाइन एज, अब देखो वहां पे हाफ लाइफ के लिए आपने क्या डिफाइन किया था, ये था t1/2 इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो ये t मीन को हम लोग डिफाइन करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज 1 लैम्डा, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो कभी भी अगर मीन लाइफ लिखा हो तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 1 लैम्डा इक्वल टू मीन लाइफ, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि मीन लाइफ या एवरेज लाइफ इक्वल टू 1 लैम्डा। अब जो रिलेशन आपने लिखा हुआ था ln2 वाला, उसकी जगह आप केवल 1 लिख दो, आपके पास रिलेशन आ जाएगा मीन लाइफ के टर्म में, राइट। और ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला मीन लाइफ के लिए। तो जो रिलेशन आपके पास था यहाँ तक, ठीक है, ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अब हमारे पास 1/t जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अब जहां जहां पे ln2 वाला रिलेशन आएगा, ठीक है, अब आप यहां पे जो रिलेशन आया उसकी जगह क्या रख दोगे, एवरेज रख दोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये रिलेशन आप देख रहे हो, ये इनफैक्ट ये कौन सा रिलेशन था, 1 लैम्डा टाइप का रिलेशन था। यहां पे 1 लैम्डा वाले रिलेशन को क्या लिख दोगे, टी एवरेज लिख दोगे, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि एवरेज लाइफ इक्वल टू 1 लैम्डा और हाफ लाइफ इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। ये फॉर्मूले पे बेस्ड आपको सिचुएशंस मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक सिचुएशन में और चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। The activity of the sample of radioactive material is A1 at time T1 and A2 at time T2. T2 is greater than T1. Obtain an expression for the mean life. आपको मीन लाइफ के लिए रिलेशन कैलकुलेट करना है। मीन लाइफ आपको मालूम है किसके बराबर थी, 1 लैम्डा के बराबर। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 लैम्डा। देखो फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा हुआ था एक्टिविटी का, नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला A इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। देखो आप रिलेशन जो लिखोगे वो रिलेशन क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा T1, और सिमिलरली A2 इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा T2, ऐसा लिख देंगे ना। ए नॉट के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करने, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, राइट। और डिवाइड करेंगे तो नॉमिनेटर में जो पावर है उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लॉग ले लें, लैम्डा का टर्म ई के बाहर आ जाएगा और 1 लैम्डा विल गिव द मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, ओके। लॉग ले लिया हम लोगों ने, दिस विल गिव द एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आप टू दिस पार्ट इज ओके। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। द हाफ लाइफ ऑफ द प्योर रेडियम इज 1590 ईयर। In how many years will 1 gram of the pure metal lose 1 centigram and reduce to 1 centigram? आप अपने आंसर को लॉग के टर्म में या जनरल रिलेशन के टर्म में दे सकते हो। देखो बेसिक फॉर्मूला आपके पास वही यूज होगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मास इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट, राइट। मास इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट। तो जो मास के लिए रिलेशन होगा वही हमारे पास उसी टाइप का ऑलमोस्ट रिलेशन कैसा होगा, नंबर ऑफ द पार्टिकल के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जनरलाइज रिलेशन निकाल लें, ये फॉर्मूला है, ओके। हम लोग को यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख लेना है। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टाइम का रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टाइम के टर्म में रिलेशन हम लोग नंबर ऑफ द पार्टिकल का निकालना चाह रहे हैं, और हम लोग को ये मालूम है कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट द मास प्रेजेंट। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा मास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होगा मास प्रेजेंट और नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट में, राइट। लॉग ले लिया हमने, दिस इज आल्सो ओके, ठीक है ना। लॉग लेंगे तो राइट हैंड साइड में माइनस लैम्डा टी आ जाएगा,
ओके, इससे टी की वैल्यू आ जाएगी। अब लैम्डा यहां से कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, हाफ लाइफ के टर्म में क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई टी आएगी, टी इज द हाफ लाइफ, और ये जो n नॉट बाई n लिखा हुआ है और नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट टाइम टी, और यही प्रोपोर्शनलिटी में किसके आ जाएगा, मास की। अब ये फॉर्मूला आ गया, लैम्डा की वैल्यू आपको मालूम है कैपिटल टी के फॉर्म में लिखी जा सकती है, राइट, यहां तक क्लियर है। अब जो क्वेश्चन कहा जाए, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट में लूज 1 सेंटीग्राम, लूज 1 सेंटीग्राम है तो एम नॉट और एम का रिलेशन रेशो अगर आपको निकालना है इस फॉर्मूले में, ये देखो एम नॉट और एम का रेशो कैलकुलेट करना है, तो एम नॉट अगर 1 ग्राम है, राइट, तो 1 सेंटीग्राम उसने लूज कर दिया, तो कितना बचेगा, एम की वैल्यू एट टाइम टी 0.99 है ना, 0.99 बचेगा। तो अब यहां पे हम लोग इधर पे हाफ लाइफ की वैल्यू भी दी गई है 1590, इससे लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, ओके, राइट। इस वैल्यू को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, अब ये वैल्यू रखेंगे, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। यहां पे अगर लॉग की वैल्यूज दी होंगी हमें, ठीक है, लॉग की वैल्यू हमें डिफरेंट दी होंगी, ln2 और ये 100 डिवाइडेड बाय 99, ये क्वेश्चन में दी रहती है आपको, ठीक है। अगर आप वो इसी फॉर्मेट में पूछ रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर इसी फॉर्मेट में टिक करना होगा, या अगर लॉग की वैल्यू दी होगी तो कैलकुलेट करके करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। सॉल्व करके वैल्यू जो है वो इतनी आती है, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्व करने इसकी वैल्यू को, तो देखो या तो कैलकुलेटर से हम लोग एक बार चेक कर लें तो जो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए वैल्यू में कुछ ना कुछ ये वैल्यू जैसे ln2 तो हमें मालूम होती है, लेकिन 100 डिवाइडेड बाय 99 नहीं मालूम होगी, तो ये वैल्यू आपको कंफर्म वहां पे दी होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल तो नहीं है। दूसरे पार्ट में जो दिया हुआ है उसमें क्या करें बोलो, इस वाले पार्ट को भी इसी फॉर्मेट में लिख के देखो, यहां एम नॉट, यहां पे सेकंड पार्ट में एम नॉट डिवाइडेड बाय एम का रेशो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। देखो रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम मतलब क्या हुआ, 1/100 ग्राम बचा हुआ है, तो स्मॉल m इक्वल टू 1/100 और m नॉट की वैल्यू क्या है 1, तो m नॉट डिवाइडेड बाय m विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आएगा, राइट। यहां तक ठीक है ना। अगेन वी विल यूज दिस फार्मूला, ओके, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। और जो रिलेशन होता था हमारे पास, वी हैव दिस रिलेशन, हमारे पास ये रिलेशन आता था n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो देखो ये जो n वैल्यू है, n इज द अनडिके रेडिएटिव न्यूक्लियाई, n की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, अनडिके न्यूक्लियाई हमारे पास डिके नहीं हुए, राइट, यहां तक क्लियर है। तो इसके बाद 10 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आफ्टर 10 सेकंड द नंबर ऑफ द अनडिके न्यूक्लियाई इज 12.5%, मतलब 12.5% 25 का 50% हो गए। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीन लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई, मीन लाइफ के लिए जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि वी हैव द फार्मूला, ठीक है। मीन लाइफ हम लोग क्या डिफाइन करते थे, 1/λ, तो 1/λ से हम लोगों ने मीन लाइफ कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। ये हमारे पास सीधे सीधे हमारे पास ये ठीक है हाफ लाइफ का रिलेशन है, ठीक है, इससे हमारे पास हाफ लाइफ का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ का रिलेशन हमारे पास क्या आता था, कैपिटल टी इक्वल टू कितना होता था, ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये रिलेशन होता था। और इस क्वेश्चन में अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे कि 25% अनडिके हैं और आफ्टर 10 सेकंड 12.5% हो रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ से इस रिलेशन को यूज करके मीन लाइफ कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे हम लोग जनरेट करेंगे आपको मालूम है, दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे। 1/λ को हम लोग सीधे सीधे क्या कहते थे, मीन लाइफ, और लैम्डा इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, ठीक है, हाफ लाइफ के टर्म में रिलेशन आ जाता था। इसके बाद अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में था, सेकंड पार्ट में था कि टाइम इन विच द नंबर ऑफ द अनडिके न्यूक्लियाई इज फर्दर रिड्यूस टू 6.25%। तो देखो इन क्वेश्चंस में एक लिमिटेशन होती है हम लोगों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिमिटेशन ये होती है कि आपको अगर कोई भी जनरलाइज टाइम दे दिया जाता है तो कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप देखते होंगे कि इधर पे e की पावर है या लॉग के टर्म में है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में इन जनरल लॉग के टर्म में या बहुत बड़े कैलकुलेशंस नहीं दिए जा सकते, तो इनमें इस टाइप की सिचुएशंस बन जाती है। लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस तो लॉग वाले भी या जो ज्यादा कैलकुलेशन के भी वो भी करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके किसी भी टाइप के आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मुला यूज कर रहे हैं तो हमें मालूम करना होता है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ में क्या करोगे, वही वाला फॉर्मुला यूज करोगे 2 की पावर 1/2 वाला। तो ये मीन लाइफ कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। अब ये फॉर्मुला यहाँ तक क्लियर है। अगर परसेंटेज में अगर हम लोग को दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 25%, 12.5%, 6.25%, तो अगर 25% रिमेन है तो इनिशियल कितना लेंगे, 100। अगर 25% रिमेन लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनिशियल में क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। तो n नॉट की जगह कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 100 लिख दिया हम लोगों ने। और 6.25% में देखा कितनी हाफ लाइफ आती है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो लॉग नहीं यूज करना पड़ता, सीधे सीधे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6.25% हमने यहाँ पे रख दिया। अगर 6.25% रखा, अब हमें काउंट करना होता है कितनी हाफ लाइफ हुई, तो 6.25 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/16 के बराबर होगा। अगर 1/16 के बराबर होगा तो 1/16 को मैं 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, तो इसे 2 की पावर 4 के फॉर्म में लिख देंगे। 16 आया, 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ द हाफ लाइफ कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। और ये एक हाफ लाइफ के लिए रिलेशन कितना दिया हुआ था, 10 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ये 10 सेकंड दिया हुआ था। अगर ये 10 सेकंड दिया हुआ था तो नंबर ऑफ द हाफ लाइफ हमारे पास आ गई है 4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकंड, आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी द 40 सेकंड, राइट। यहां तक क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े यूजफुल क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें आपको नंबर ऑफ द हाफ लाइफ इस टाइप के फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे, राइट। इसका डेरिवेशन भी समझ में आ गया था कि पहले हम लोगों ने e की पावर माइनस लैम्डा निकाला, फिर जनरलाइज वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, या e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू रख दी, राइट। इसमें मोस्ट ऑफली 2 क्वेश्चन ही दिए हुए थे या 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए थे, राइट। यहां तक लास्ट क्लास में किया हुआ था ना, यहां तक किया हुआ था। एक 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि एक सेक्शन थोड़े से क्वेश्चन है फिजन फ्यूजन का। फिजन फ्यूजन के सेक्शन में मैं चाहता हूं कि कुछ सेक्शन जो थ्योरेटिकल पार्ट है एक बार बुक से अगर आप रीड करके आओगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें सीधे सीधे स्टेटमेंट है कि उसमें किस तरह से एक्टिविटी होती है। इसके बाद सीधे सीधे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
अदरवाइज क्या है कि फिजन फ्यूजन के जो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो आपको जस्ट मुझे रिपीट करने पड़ेंगे, उसमें आपको भी बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिंग नहीं होगी। बेस्ट होगा कि वो जो थ्योरेटिकल पार्ट जो है एक रीडिंग करके आप आइएगा, तो आपको उसमें हम लोग कर लेंगे फिजन फ्यूजन रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कैलकुलेटेड क्यू वैल्यू, इतना पार्ट जो बचेगा उसको हम लोग अलग से, लेकिन पहले थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा रीड करके आना उसमें। लेकिन इस सेक्शन में थोड़े से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद एक सिचुएशन और देखिए, जैसे ये है रेडिएक्टिविटी और हाफ लाइफ का एक क्वेश्चन। एक बार आप ध्यान से इस वाले पार्ट को पढ़िए, देखिए कैलकुलेशन के किस पार्ट तक आप पहुंच पाते हो इसमें। आप अपनी तरफ से लगाना शुरू करिए, लॉग की जिस वैल्यू को आपको जरूरत पड़ेगी वो वैल्यू मैं दे दूंगा आपको, क्वेश्चन में लॉग की जो वैल्यू जरूरत पड़ेगी वो दी जाएगी। तो एक बार आप प्रोसीड करिए कि आप करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, पहले आप ध्यान से पढ़िए। इन एन ओर कॉन्टेनिंग द यूरेनियम द रेशियो ऑफ द U238 एंड लेड 206 इज 3। आपको मालूम है कि रेडिएक्टिविटी के केस में जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट होते होते फाइनली स्टेबल न्यूक्लियस में पहुंचता है, लेड तक पहुंच जाता है। तो उस समय किसी और में जो रेशो 238 यूरेनियम जो अनस्टेबल है लगातार डिके होगा अल्फा बीटा के फॉर्म में और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा लेड। लेकिन इस समय जो रेशो है लेड और यूरेनियम का ही आपको गिवन है। कैलकुलेट द एज ऑफ द ओर एज्यूमिंग दैट ऑल द लेड प्रेजेंट इन द ओर इज फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ U238, टेक द हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम, ये आपको गिवन है। एक बार आप अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लेके देखिए। मैं कुछ लॉग की वैल्यू जस्ट आपको दे देता हूं अगर आपको जरूरत पड़े इसमें। नेचुरल लॉग की बजाय लॉग 10 दे देता हूं बेस। इन जनरल लॉग 10 बेस में वैल्यू दी जाती है आपको। सपोज ये वैल्यूज आपको गिवन है, इनके अलावा जो वैल्यू की जरूरत पड़े वो आप बता दीजिएगा, वो वैल्यू दे देंगे। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन देख लीजिए कितना होगा। देखो आप अपने स्टेप्स एक बार देखो चेक करना। आपको गिवन है इस क्वेश्चन में यूरेनियम का मास और लेड का मास आपको गिवन है, राइट। और आपको मालूम है कि यूरेनियम जो है यूरेनियम और लेड का जो रेशो 3 गिवन है हमारे पास, ओके। इनिशियल मास ऑफ द यूरेनियम हमें मालूम नहीं है, m0 ले लें इनिशियल मास ऑफ द यूरेनियम, ठीक है, क्योंकि इनिशियल मास ऑफ द यूरेनियम के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं, m0 ले ले, m0 के स्केल पे कैलकुलेट करें। इसके बाद फाइनल यूरेनियम, फाइनल मास ऑफ द यूरेनियम एट टाइम t कैलकुलेट करें किसी भी टाइम में, ठीक है। हमने इतनी सिचुएशंस ले ली हैं। इसके बाद वाले पार्ट को कैसे हम लोग सोचें। इसके बाद के पार्ट में अप्रॉक्सीमेटली कैसे हम लोग रिलेशन में जाएं, तो इतना हम लोग को गिवन है। देखो 3 पार्ट, इसका मतलब होगा कि 3 पार्ट हमारे पास यूरेनियम है और 1 पार्ट हमारे पास लेड है। कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, और 1/4 पार्ट लेड डिसइंटीग्रेट देखें तो हमारे पास 1/4 पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया। कितना पार्ट बचा हुआ है, 3/4 पार्ट, राइट। मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन को हमें एनालाइज करना समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले देख लो कि हमारे पास रेशो कितना दिया हुआ है। अनस्टेबल हमारे पास यूरेनियम है, स्टेबल हमारे पास लेड है, और रेडिएक्टिविटी में अनस्टेबल जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो अगर हमारे पास ये रेशो 3 पार्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1/4 पार्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है। ये समझ में आ गया कि 1/4 पार्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो बचा कितना हमारे पास है, ठीक है ना, 3/4 पार्ट। तो जो मास बचा हुआ है वो 3/4 पार्ट बचा हुआ है, ओके, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो रिलेशन मैंने बताया था कि जो बहुत ज्यादा यूज होता है रिलेशन, उस रिलेशन को आप यूज कर लो फिर से। वो रिलेशन मास के लिए और नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। कौन सा रिलेशन है, n डिवाइडेड बाय m0 इक्वल टू 1/2 की पावर n, राइट। ये रिलेशन हमारे पास यूजफुल रिलेशन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय m0 इक्वल टू 1/2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स, ओके, यहां तक क्लियर। और n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T से, राइट। यहां तक क्लियर है, दिस पार्ट इज ओके। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, भले लॉग का कैलकुलेशन ना करिएगा, बस यहां तक क्वेश्चन अगर कर लिया, वहां लॉग की वैल्यू जो दी होगी जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द एज ऑफ द ओर assuming the all of the lead present in the ore at the final stable product of इतना, ठीक है। इसके बाद अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। अगर टाइम कैलकुलेट करना तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो इस वाले रिलेशन में लॉग ले लें तो टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो लॉग की वैल्यू ले लेते हैं, ये रिलेशन आ गया। अब लॉग ले लेते हैं हम लोग, ओके, स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी, ओके। इस वाले रिलेशन तक आप देख लीजिए, इस वाले की जरूरत नहीं है, आप केवल इस रिलेशन तक फॉलो करिए, ठीक है। अब अगर हमें लॉग वैल्यूज दी होंगी, क्योंकि देखो सभी चीज हम लोग को यहाँ पे m0 बाई m मालूम है, हाफ लाइफ के बारे में हम लोग को क्लियरिटी है कितना है। तो अगर यहाँ पे लॉग वैल्यू दी होंगी, हाफ लाइफ वैल्यू हम लोग इधर पे रख देंगे तो हमें स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। यहाँ तक क्लियर, दिस इज ओके। तो ये क्वेश्चंस आपके बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें आपको लॉग वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी आपको क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक अगर हमें आ गया तो बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ दी होगी कि लॉग m0 बाई m की वैल्यू इतनी है, और उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू m0 बाई m मतलब कितना आ गया 4/3, तो लॉग 4/3 की वैल्यू आपको गिवन होगी, लॉग 2 की वैल्यू गिवन होगी, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको टाइम आ जाएगा, एज ऑफ द ओर आ जाएगी, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ओके।
कुछ क्वेश्चन देखो और भी देखते हैं इस टाइप वाले हाफ लाइफ के। कैलकुलेशन वाले पार्ट को जहां कहीं पे भी लॉग कैलकुलेशन है वो छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप स्टेप्स एक बार देख लो कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जहां लॉग की वैल्यू है वो छोड़ दीजिएगा, एक बार आप स्टेप्स एक बार देख लीजिए कि कैसे अटेम्प्ट कैसे करें इसे। जहां न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज्यादा हो वहां तक आप कर लीजिए पहले। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 ग्राम सैंपल ऑफ द चारकोल इन द ruin of an ancient city so that carbon 14 activity of 250 डिकेज पर मिनट। देखो कार्बन 14 की जो एक्टिविटी है 250 डिके पर मिनट शो कर रही है। नोइंग दैट द रेशियो ऑफ द कार्बन 14 टू कार्बन 12 इन द लाइफ सैंपल इज 1.3 into 10 to the power minus 2, हाउ लॉन्ग डज द ट्री फ्रॉम विच द चारकोल केम बीन डेड। ये हम लोग को एनालाइज करना है। हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन 14 दिया हुआ है। देखो एक्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला है आप सबसे पहले ये यूज करो। एक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, A इक्वल टू A नॉट E टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और A नॉट को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई N नॉट, राइट। यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहले आप एक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करो, ओके। इससे E की पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। दोनों तरफ लॉग ले लें, ठीक है। अगर हम लोग लॉग ले लें तो इससे T की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब क्वेश्चन में फिर से लौटिए, हमें डिके कांस्टेंट, ठीक है, हमें लैम्डा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में यहां पे, राइट। लैम्डा की वैल्यू की हम लोग को जरूरत पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे लैम्डा हम लोग, हाफ लाइफ से, करेक्ट, ठीक है। आप केवल स्टेप्स लिख लो, ठीक है, कैलकुलेशन मत करिएगा, आप स्टेप्स लिख लो, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो हमें कैलकुलेशन के सॉल्व करनी पड़ेंगे, मतलब कुछ कैलकुलेशन तो अवॉइड किए नहीं जा सकते हैं। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन अगर आते हैं जिनमें कैलकुलेशन के बगैर हमारे पास बनते ही नहीं है क्वेश्चन। लॉग के कोई कैलकुलेशन दिए होंगे आपको कई जगह, लेकिन एक चीज देखो इसमें याद रखनी पड़ेगी आपको कि जो हाफ लाइफ दी हुई है, जब रखोगे ना लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा क्या होता है आपको मालूम है कि वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के टर्म में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो हाफ लाइफ अगर ईयर में दी है तो हमें सेकंड्स में चेंज करनी पड़ेगी, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन में इसीलिए आपको करने के लिए कर रहा हूं कि पूरे कैलकुलेशन भले ना करें लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें करना कैसे, ताकि घर में आप, ठीक है। तो आप इस पार्ट तक आपने कैलकुलेट कर लिया, अब लैम्डा चाहिए हम लोगों को, ओके। अब देखो जो टी हम लोगों को गिवन है, ठीक है, ये जो टी की वैल्यू हम लोग को गिवन है ये हमें सेकंड में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओके। ये कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। वहां पे लैम्डा आ गया, देखो सेकंड्स में अगर हम लोग चेक करें, ओके। अब दूसरा पार्ट यहां तक समझ में आ गया, इसलिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक कैलकुलेशन अगर कर रहे हो तो पूरा करके देख लेना, इसलिए धीमे धीमे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन अवॉइड ही नहीं किए जा सकते हैं, आपको देख रहे हो इस वाले केस में। इसके बाद फिर क्वेश्चन में लौटिए, इसके आगे के स्टेप को लिखिए, क्या कर रहे हैं हम लोग इस वाले पार्ट में। देखो 25 ग्राम सैंपल दिया हुआ है ना, 25 ग्राम सैंपल दिया हुआ है हमें कार्बन 12 में, ठीक है। 25 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ द चारकोल इन द ruin, और इसमें 14 की एक्टिविटी 250 डिके दी हुई है, और नोइंग द रेशियो ऑफ द दोनों का हम लोग को, ठीक है। अब 25 ग्राम अगर हमारे पास सैंपल है तो नंबर ऑफ द न्यूक्लियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ द न्यूक्लियस C12 के कितने होंगे, कार्बन 12 के कितने न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो 12 ग्राम में कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 25 ग्राम हम लोग को जो दिया हुआ है उसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितने होंगे, ठीक है। तो इस पार्ट तक हमने कैलकुलेट कर लिया लैम्डा, ठीक है। 14 के नंबर ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेट कर लीजिए और 12 के भी कैलकुलेट कर लीजिए। इनफैक्ट C12 के कैलकुलेट करना होगा, ये C12 है, ठीक है, C12 लिखा हुआ है, ठीक है। C12 के हमारे पास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इतने आ जाएंगे। अगर हम लोग 25 ग्राम सैंपल लेते तो इतने हमारे पास C12 के न्यूक्लियस आते हैं, ओके। ये कैलकुलेशन आप देख रहे हो कि करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशंस अवॉइड ही नहीं किए जा सकते। इस वाले पार्ट को भी यहां तक समझ लिया, ठीक है। मैं इसीलिए छोटे छोटे पार्ट को ही आपको दे रहा हूं देखने के लिए, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। इसके बाद नंबर ऑफ द C14, ठीक है। और क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि नोइंग दैट द रेशियो ऑफ C14 टू C12, देखो C14 टू C12 हम लोग को रेशियो कितना दिया हुआ है, ठीक है। C14 टू C12 का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है 1.3 into 10 to the power minus 2 दिया हुआ है, ये रेशियो हम लोग को गिवन है। और इस रेशियो को अलग से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रेशियो हम लोगों ने अलग से लिख लिया, ओके। और अगर हमें C12 मालूम है तो नंबर ऑफ द न्यूक्लियस C14 आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमें C12 मालूम है तो C14 के हम लोग के पास न्यूक्लियस आ जाएंगे, क्योंकि रेशियो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये रेशियो हमारे पास C14 के आ गए, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मतलब एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई N नॉट, और N नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये C14 वाली, ठीक है। इनिशियली हमारे पास C14 के इतने आ गए 25 ग्राम में, ठीक है। इनिशियल एक्टिविटी आ गई। इनिशियल एक्टिविटी जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ द डिके पर सेकंड आ जाएगा, ओके। पर मिनट्स में कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ओके।
ये वाला पार्ट भी आपसे पूछा जाता है। इसमें अगर क्वेश्चन आ गया इसमें काफी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और ये काफी टाइम ले लेता है अगर कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, होता है एकदम सीधा सा पार्ट है, लेकिन आपको कैलकुलेशन की काफी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। हर स्टेप में देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। इसके बाद अब आपके पास लैम्डा आ चुका है, रेशो भी मालूम है, और स्मॉल टी की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला आपने जो सबसे पहले ये ड्राइव किया था, आपने ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था। अब आपके पास a डिवाइडेड बाई a नॉट, ये वैल्यू रख दो, लैम्डा की वैल्यू रख दो, आपके पास स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उस पार्ट में भी आप समझ सकते हो कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये वैल्यू आई। इसके बाद अब आपको अगर क्वेश्चन आ गया इसमें तो लॉग की वैल्यू दी होगी, लॉग की वैल्यू दी होगी, लॉग की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आपके पास टाइम यहां पे कैलकुलेट हो पाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस में आप जितने क्वेश्चंस आप करोगे इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चंस अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स आपको मैंने बुक में दिए हुए हैं, इस टाइप के कई क्वेश्चंस हैं, और जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में इसी पे बेस में कई क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का बहुत ज्यादा मतलब इसलिए नहीं बनता कि केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, आपको देख रहे हो कि केवल कैलकुलेशन है, इधर पे केवल स्टेप्स बताए जा सकते हैं कि आपको करना क्या है। फॉर्मूले है, फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है, केवल हर जगह आपको वही रूल लगाना है, n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और एक्टिविटी के लिए a इक्वल टू a नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। कैलकुलेशन के लिए दूसरा जो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो आप कैपिटल टी इक्वल टू 0.6 वाला डिवाइडेड बाई लैम्डा, और मीन लाइफ के लिए 1 अपॉन लैम्डा, और इसके अलावा n डिवाइडेड बाई n नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ये जो आप इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये छोटा सा सेक्शन है, लेकिन फिर भी सजेस्टेड ये है कि पहले आप इसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं बुक में, उन सॉल्व एग्जांपल्स में आप पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर थोड़ा सा आप फिजन के थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के आइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, और पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर एक इतना ही सेक्शन बचा हुआ है बस केवल करने के लिए।